नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यम कुमार दत्ता और आप देख रहे हैं स्टडी विद सत्यम। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ये लेक्चर्स में संविधान के भाग और अनुच्छेदों पर चर्चा कर चुके हैं और अन्य पहलुओं पर विचार विमर्श हो चुका है। आज के लेक्चर में ये बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल के बाद हो रहा है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। परंतु ये संविधान के जो ये प्रमुख अनुसूचियाँ हैं, ये वीडियो आपके जो एसएससी एग्ज़ाम कहे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ना केवल आपके प्री को देख करके बनाया गया है, बल्कि आपको मेंस में भी काम आएगा। तो दोस्तों, आपके सिलेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन लेक्चर्सों को बिना स्किप किए देखें। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स भी बनाए हैं, उनको आप प्लीज़ एक बार अरेंज फॉर्म में सिस्टमेटिक वे में सजाए गए हैं, उनको आप एक एक करके देखें, क्रमबद्ध रूप से सजाए गए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन चीज़ें उपलब्ध कराया जाए और याद कराया जाए, क्योंकि जीके जीएस जो है ये यूपीएससी नहीं है कि इसमें थ्योरी रहेगा। थ्योरी बहुत कम ही होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर लर्न करने जैसे चीज़ें ही होते हैं। लेकिन थ्योरी भी मेंटेन करके चले तभी याद रहेगा। दोनों को अगर मेंटेन करके चलिएगा तो दोनों साथ में होगा, ठीक है। या तो याद करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा, जो कि गलत बात है। थ्योरी भी समझ के चलिएगा तो इसको भी, यह जो याद करने वाली चीज़ें हैं ये अपने हो जाती है, और कुछ कुछ नहीं होती, उसे हम याद करने का प्रयास आज करने की कोशिश करेंगे और आगे भी करते रहें, करते थे और करते रहेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों देखिए, आज का हम पीडीएफ फॉर्म में नहीं ला पाया, क्योंकि देख रहा हूँ कि मैं आज ही बहुत ही ये हेजिटेट हो गया था, और मैं इसको बनाने के लिए पीडीएफ का इस्तेमाल नहीं करूँगा आज, ठीक है। तो अनुसूचियाँ देखते हैं। शेड्यूल्स, इंग्लिश में जो बच्चे हैं इंग्लिश में लिखेंगे शेड्यूल्स, शेड्यूल्स लिख लेंगे। देखिए, इसमें मूल संविधान और वर्तमान में बात की गई है। आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि संविधान में हमारा 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। तो यही 12 अनुसूचियों का आज अध्ययन करूंगा, क्योंकि 22 भाग और 395 में जो महत्वपूर्ण थे उन पर हम विचार कर चुके हैं। तो चलिए इस 12 जो अनुसूचियां हैं इन पर आज नज़र दौड़ाने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अनुसूचियों की, तो अनुसूचियों में दो प्रश्न तो ऐसे ही बन जाते हैं कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितने हैं। तो देखिए, मूल संविधान में 8 ही थे, परंतु इसको विभिन्न संविधान संशोधन के तहत विभिन्न वर्षों में जोड़कर वर्तमान में 12 सम्मिलित हैं, ठीक है। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों को हम लोग क्रम वाइज एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसमें हम प्रथम, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्लियर वे में दिख रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें प्रथम जो संविधान है, प्रथम अनुसूची, इस पे देखेंगे। प्रथम अनुसूची, इसमें भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, अर्थात भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका वर्णन हमें यही मिलता है, ना केवल 28 राज्य। देखिए, भारत के अलावा इसके राज्य और इसके यूटीज़ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश भी बोलते हैं, इनका वर्णन प्रथम अनुसूची में है। तो चलिए एक बार फिर से याद करेंगे कि प्रथम अनुसूची भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, भारत संघ का वर्णन है, और भारत संघ के उसके राज्य क्षेत्र कौन कौन, जहाँ पर उसका टेरिटरी क्या, यूटी है प्लस स्टेट है, स्टेट प्लस यूटी, स्टेट्स प्लस यूटीज़, ठीक है, इनको याद रखेंगे। यूटी मतलब केंद्र शासित और स्टेट मतलब राज्य, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में कई सारे संवैधानिक पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, सभापति, उपसभापति जो भी है, सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट,
के न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन होगा, के न्यायाधीश, जजेस लिख लीजिए, या न्यायाधीश, ठीक है, के न्यायाधीशों का जो वेतन भत्ता होगा, इन सभी का, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कैट का भी, इन सभी का वेतन और भत्ते का जो वर्णन है वो हमें अनुसूची 2 में देखने को मिलता है। इसका प्रावधान क्या है कि किस अनुसूची के तहत संवैधानिक पद धारणों को जो धारण किए हुए हैं उनको वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, और किसको किसको दिए जाएंगे। पहली बात तो किस संविधान के अनुसूची के तहत संवैधानिक पद धारक को ये दिया जाता है वेतन और भत्ते, तो अनुसूची 2, सेकेंड अनुसूची। और इसमें किसको किसको दिया जाता है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति। और आपको तो मालूम ही होगा, यहाँ पर हम राज्यसभा के सभापति तो आप जानते होंगे कि उपराष्ट्रपति ही होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को यहाँ वर्णन क्यों नहीं बोला, विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया कि राज्यसभा के सभापति, ये इसीलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा में सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। इसलिए मुख्य तौर पर यहाँ पर राज्यसभा के सभापति लिखा गया है, ना कि उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब देखिए, अब थर्ड अनुसूची की बात करें, थर्ड अनुसूची, तो इसमें शपथ का वर्णन है। शपथ तीसरे अनुसूची में, तीसरे शेड्यूल में शपथ का वर्णन है, ऑथ लिखेंगे इंग्लिश वाला बच्चा, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक है। इसको सैलरी और पेंशन लिख लेंगे, ठीक है, सैलरी एंड पेंशन। अब देखिए, शपथ, अभी वर्तमान में हमारे कई सारे संवैधानिक पद हैं जिनको शपथ धारण करना, शपथ लेना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यही जो शपथ का काम है, ये शपथ ग्रहण करेंगे सारे संवैधानिक प्रमुख, वो जो बात है, ये जो मुद्दा है, किस में वर्णन है, तो शेड्यूल 3 में, तीसरी अनुसूची में, तृतीय अनुसूची में इसका वर्णन है, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या क्या, कौन कौन शपथ, किसका कैसे शपथ का वर्णन है, तो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है, संसद सदस्य या सांसद जिसको बोलते हैं, संसद के सदस्य को सांसद, ठीक है, और विधायक जो हो गए MLAs, MP, और यहाँ MLA, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, यहीं से इसी के तहत इनका भी शपथ का जो वर्णन है वो तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। अब देखिए, चौथा जो अनुसूची है, इसको तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। चौथा अनुसूची में वर्णन है राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आवंटन का मतलब होता है बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा, ठीक है, वितरण। अब देखिए, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, इसका निर्धारण जो है ये जनसंख्या करती है। जनसंख्या, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है, क्या यूपी में है? हाँ, वास्तव वाली बात है, यूपी में है, लेकिन यहाँ पर क्या सीटें कितनी है लोकसभा की, राज्यसभा की, सॉरी दोस्तों, 31 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात करें तो 81 है। अब देखिए, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है, तो यहाँ पर 31 सीटें राज्यसभा के पास हैं, राज्यसभा के उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं राज्यसभा के। अब देखिए एक बात, अगर किसी भी राज्य का जनसंख्या का वृद्धि होता है या ह्रास होता है तो उस अनुपात में उनका सीटें भी वृद्धि होगी और ह्रास होगी, लेकिन ह्रास मतलब कमी। तो इसका जो प्रावधान यहाँ पर देखने को मिलता है कि 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत ये कह दिया गया है, या इसमें यह प्रावधान है कि 2026 तक सभी सीटें हैं वो फिक्स रहेगी। 2026 तक ना तो बढ़ाया जा सकता ना तो घटाया जा सकता, ठीक है, क्योंकि
अभी तो कितने सारे राज्य में जनसंख्या बढ़ गया होगा, घट गया होगा, ये अस्थिरता उत्पन्न हुई होगी, तो ये इसको अब 2026 तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये संविधान संशोधन कर दिया गया है 24वां और 84वां 2001 में। तो क्या वर्णन है? चौथा अनुसूची में वर्णन है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का वैसे याद रख जाए, बहुत ट्रिक से याद करते हैं लोग। उत्तर प्रदेश का उ 3 जैसा है, हाँ, यहाँ लास्ट में 100 का ये आ की मात्रा को यहाँ लगा दीजिए, तो 31 सीटें। ठीक है, तो दोस्तों एक बार रिकॉल कर लें इस पेज को। अनुसूचिया में प्रथम 8 थे और अभी 12 है। पहला इस भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और प्रथम में है भारत और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, द्वितीय वेतन और भत्ते, तृतीय में है शपथ की बात, और चौथे में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उम्मीद करता हूँ ये जो पेपर है या जो भी ये हमारा है पेज, इसको आपने याद कर लिया होगा। प्रयास कीजिए कि आप क्लास में जब वीडियो देख रहे हो तभी याद करें। मुझे पता है कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन ही कीजिए, कोई बात नहीं, आप लोग यूट्यूब में कहीं और से पढ़िए, यहाँ पर आके रिवीजन कर सकते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में होता है, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। और ये बस जस्ट मैं रिवीजन सीरीज़ के लिए लाया हूँ। अगर आप रिवीजन करें तो भी ठीक है, अगर कोई ऐसे थ्योरी देखना चाहता है डायरेक्टली यहाँ पर तो भी उसके लिए सफिशिएंट होगा, अगर ये याद करता हो तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब देखिए हम अनुसूची 5 की बात करें तो इसमें जो बात की गई है अनुसूची 5 में, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक है, तो अनुसूची जो 5 में ये वर्णन मिलता है कि अनुसूची जो SC ST जो क्षेत्र रहेंगे उनमें विशेष प्रावधान, प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। तो हम लोग मुख्य रूप से इसमें यही पढ़ते हैं। और 6वीं अनुसूची में एक विशेष प्रावधान जुड़ जाता है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण किस प्रावधान, किस अनुसूची के तहत है? तो 6वीं अनुसूची। अब एक बच्चों को बहुत या कहे तो हमारे भाई और बहनों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ये भी तो अनुसूचित जनजाति जाति है, लेकिन इसमें विशेष 4 राज्य को फोकस किया गया है, इसलिए ये भिन्न है। ठीक है, इसमें ऑल ओवर द इंडिया, संपूर्ण इंडिया में, लेकिन ये जो है 6वीं अनुसूची ये केवल 4 राज्य को ATMM, ठीक है, इन 4 राज्यों पर विशेष रूप से कंसंट्रेट किया गया है। अब आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में है संघ, 7वीं अनुसूची में संघ एवं राज्य में शक्तियों का विभाजन। अभी आप देखते हैं कि हमारे भारत में संघवाद का प्रचलन है। संघवाद मतलब एक से अधिक स्तरों की सरकार, जैसे केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर शासन होती है। तो इन दोनों में बीच में कि कौन कानून बनाए, इसमें एक मतभेद उभर करके सामने आ सकता है। तो इसके लिए संविधान में हमारा एक अच्छा प्रावधान है सूचियों का, लिस्ट का। तो इसमें 3 सूचियाँ हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सा? तीन को सूचियाँ हैं, वो है सूचियाँ देखिए, एक है संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इन सूचियों के तहत तीनों संस्थाएं कानून बनाने का कार्य करती है, तीनों स्तरों का सरकार। जैसे संघ में केवल जो संघ की कार्यपालिका है या कहाँ संघ की जो विधायिका है वो कानून बनाते हैं। राज्य सूची में राज्य कानून बनाते हैं, और संवर्ती सूची जिसको मैंने आपको पढ़ाया था संविधान के स्रोत में कि इसको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। अब देखिए इसके विषय की बात की जाए तो इसमें मूल विषय 57 थे और वर्तमान में 100 है इसमें संघ सूची में। बट राज्य सूची में इसका ह्रास हुआ है, अवमूल्यन हुआ है, गिरावट देखने को मिली है, कमी हुई है, डिक्रीज हुई है। क्या हुई है? मूल में 66 था और वर्तमान में 61 है। वही बात करें समवर्ती सूची की तो इसमें मूल 47 थे, अभी 52 है। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस सूची में विषयों को घटाकर वर्तमान में
पहले से या कहे तो कि सूची में विषयों को घटाया गया है, तो वो राज्य सूची है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्पष्ट हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग इससे भाई भांति परिचित हो चुके होंगे। आगे बढ़े। अब देखिए आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में है भाषाएं। ठीक है, भाषाएं की भाषाएं, इसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थे और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में भी अगर कैरेक्टराइज की जाए तो वर्तमान में हम 14 भाषाओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या 18वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है? मूल संविधान में 14 भाषाएं थे और वर्तमान में 22 भाषाएं। अब मूल संविधान में 14 भाषाओं को देखने का प्रयास करते हैं, जैसे संस्कृत, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, असमिया। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैं अमेरिका बोल गया, लेकिन कोई बात नहीं, असमिया। तो इन 14 जो भाषाएं हैं, 14 भाषाएं, इनको आप एक बार पढ़ने का प्रयास अर्थात याद करने का प्रयास करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए 22 भाषा है, तो ये 22 भाषा कैसे हुए, ये 8 भाषाएं कहाँ से सम्मिलित हुई, इनको भी देखने का प्रयास करते हैं। देखिए 15वीं संविधान संशोधन के जो 15वीं भाषा को जोड़ा गया था वो था सिंधी। कौन सा? सिंधी। किस संविधान संशोधन के तहत? 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इस सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। अब फिर तीन भाषाएं फिर जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। इसमें जो भाषाएं थी, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक है, ये 3 भाषाएं को जोड़ी गई, को से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अब 92वां संविधान संशोधन में 2003 को होता है, 92वां संविधान संशोधन 2003 को, जिसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ दिया गया। इस प्रकार हमने देखा यहाँ पर 1, यहाँ 3, 4 और यहाँ पर 4, 8 भाषाएं। तो पहले 14 और प्लस 8, 8 4 22, यानी कि टोटल 22 भाषाएं अभी वर्तमान में सम्मिलित है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद हो गए होंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान में, मूल संविधान में भाषाएं की कितने भाषाओं का उल्लेख था? तो 14। वर्तमान में कितने हैं? तो 22। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो चीज़ें हैं याद हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब आगे की PDF की ओर बढ़े। एक बार इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो बात हम जो किए, ये 8 मूल संविधान के अनुसूचियाँ था। अब जो 4 आएंगे, ये संविधान संशोधन के तहत अलग अलग समयों में इनको जोड़ा गया, इनको देखने का हम प्रयास करेंगे। जैसे 9वीं अनुसूची, इसे प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 को, ये भी प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता कि प्रथम संविधान संशोधन हुआ कब था। तो 1951 को, जस्ट 1950 को लागू हुआ और उसके 1 साल के बाद ही संविधान संशोधन हो गया। इसमें क्या प्रावधान था? तो इसमें भूमि सुधार का प्रावधान था। अब भूमि सुधार क्या होता है? देखिए, ऐसी भूमि जिसे जनहित कार्यों में कुछ कार्य किया गया हो। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, इसे नहर निकालना है, नहर, तो इस नहर निकालने के लिए आपके खेत में इतने जगह को सरकार लेगी। क्यों लेगी? क्योंकि ये जन के हितों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा आपको कॉम्पेंसेशन भी मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा, डोंट वरी। लेकिन ये जो आपको भूमि है, इसको देना ही पड़ेगी। नहर बनेगा तो किसका भला ही होगा? हम ही लोग का होगा। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 को। इसमें कौन सा प्रावधान था? भूमि सुधार का। भूमि सुधार क्या होता है? ऐसी भूमि जिसे जनहित कार्य में लगाया गया हो। ठीक है, अब 10वीं पे मूव करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, 11वीं तक।
हाँ 11वीं तक, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब देखिए 10वीं में क्या है, 10वीं को जोड़ा गया 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इसमें जो प्रावधान था वो दल बदलने पर रोक। अब दल बदल क्या होता है, देखिए कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी से चुनाव जीतते थे और बाद में पैसों के लालच में किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते थे। ऐसी स्थिति में जो सरकार थी अस्थिर होने लगती थी। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतती है तो वो उसी दल में रहें। अगर वो दल छोड़ते हैं तो उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी। यही जो था ये दल बदल का प्रावधान था कि अगर आप दल छोड़ेंगे तो उसकी सीट रिक्तता मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी। ठीक है। अब देखिए 11वीं 11वीं, अब देखिए 11वीं अनुसूची में वर्णन है कि पंचायत राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 को। अब भाग इसका देखिए, ये जो 11वीं अनुसूची का प्रावधान ये नहीं है, ठीक है, ये दोनों ने, हाँ ये है 29 कार्य क्षेत्र थे, ये वाला है, ठीक है, ये वाला इसका पार्ट है और ये वाला पंचायत वाला इसका पार्ट है, लेकिन ये 73वां का ये पार्ट है, ठीक है। ये भाग 9 में पुनः जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, फिर से जोड़ा गया एक आर्टिकल पंचायती राज व्यवस्था। और हालांकि ये पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इसको हटा करके फिर से इसमें जोड़ा गया पंचायती राज व्यवस्था को। इसका आर्टिकल देख लीजिए 243 से 243 ओ। हालांकि इसमें हम लोग जो सेल्फ गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नेंस होता है, स्थायी स्वशासन, उसमें हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे पंचायत और नगर पालिका के विषय में, ठीक है। और इसमें 29 कार्य क्षेत्रों का वर्णन है कि जैसे बिजली का प्रबंध करना, स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी सामग्रियों को उपलब्ध कराना, शिक्षा संबंधी, नहर संबंधी, कृषि संबंधी जो बातें हैं 29 कार्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अब 12वीं अनुसूची में है, 10 इसी का है, मान लेते हैं जुड़वा भाई, 74वां संविधान संशोधन 1992 को। हालांकि ये भी 92 को हुआ, 92 को हुआ। बहुत कोई बोलते हैं कि 92 या 93 है। देखिए दोस्तों, 92 को संविधान संशोधन हुआ था, 93 को पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से लागू हो गया था, ठीक है, 92 ही मान के चलिए, ठीक है। इसमें भी भाग 9A को जोड़ा गया, इसका आर्टिकल 243P से 243ZG तक, ठीक है, 243ZG। अब यहाँ पर क्या थी इसकी विशेषता, शहरी प्रशासन, जिसको हम लोग नगर पालिका, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, नगर पालिका, ठीक है। इसमें कितने कार्य क्षेत्र थे, इसमें 18 कार्य क्षेत्र थे, 18 कार्य क्षेत्र थे, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।